हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोनाफाइड ज्ञान। आज मैं जुरिडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स पे बोलने जा रहा हूँ, जिसको हम लोग क्वेश्चन फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एवरी ऑफेंस सेल ऑर्डिनरली बी इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड बाय विच कोर्ट। तो वेरी सिंपल, विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन इट वाज कमिटेड एज पर सेक्शन 177 ऑफ द सीआरपीसी। सिंपल सी बात है, जनरली कहाँ पे ट्रायल चलेगा किसी केस का? तो जहाँ पे जिसके लोकल जुरिडिक्शन में वो क्राइम किया गया है या जहाँ पे प्लेस ऑफ अकरेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल व्हेन इट इज अनसर्टेन इन विच ऑफ सेवरल लोकल एरियाज एन ऑफेंस वाज कमिटेड। तो इसका आंसर है एनी ऑफ सच लोकल एरियाज। सेक्शन 178 का सब क्लॉज ए है ये, कि जब पता ही नहीं है कि कहाँ पे वो ऑफेंस हुआ है, अनसर्टेन है, तो जहाँ जहाँ कन्फ्यूज़न है वहाँ से उनमें से किसी भी स्थान पर उसका ट्रायल चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल वेयर एन ऑफेंस इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। जैसे कि एब्डक्शन का है, जिस एरिया से लेके गए हैं एब्डक्ट करने के बाद, किसी का अपहरण करने के बाद, वो कंटिन्यूइंग माना गया है। वैसे ही 498A के केस को भी कंटिन्यूइंग कह दिया गया है एक केस में। तो वैसे ऑफेंस का ट्रायल कहाँ चलेगा? तो कहा जाता है इट मे बी इंक्वायर्ड और ट्राइड बाय ए कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन ऑन ओवर एनी ऑफ सच लोकल एरिया। यानी जहाँ जहाँ वो ऑफेंस हुआ है उनमें से किसी भी जगह पे उसका ट्रायल चल सकता है, ऐसा सेक्शन 178C में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन ए पर्सन किक्स अ प्रेग्नेंट लेडी एट प्लेस एक्स एंड ड्यू टू सच इंजरी सी वॉज taken to place Y for treatment, where during treatment abortion took place. Which court will have jurisdiction to try it? कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसके पेट पे एक्स स्थान पे लात मार दी गई, उसको इलाज के क्रम में वाई प्लेस पे ले जाया गया, तो कहा जाता है कि कहाँ पे उसका ट्रायल चलेगा? तो इसका आंसर है एक्स पे भी और वाई स्थान पे भी चल सकता है। द प्लेस एट एक्स as well as at Y, because as per section 179 of the CRPC, the place where the act done or consequences ensues have jurisdiction to try it। ठीक है, जहां उसका फल निकला, मारा यहाँ और उसकी वजह से अबॉर्शन हो गया Y पे, तो दोनों जगह चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि explain through an illustration that place of trial where an act is offense by reason of its relation to other act which is an offense। उसका कहाँ होगा प्लेस ऑफ ट्रायल? एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझाने की बात कही जा रही है। तो यहाँ है आंसर इसका, द परफेक्ट इलस्ट्रेशन इज ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट। एन ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट मे बी ट्राइड एट द प्लेस वेयर द ऑफेंस हैज बीन अबेटेड एंड ऑल्सो एट द प्लेस वेयर द एक्चुअल ऑफेंस हैज been committed due to abatement. If the actual offense has not been committed due to the abatement, then it can only be tried at the place where the offense of abatement has been committed। कह रहा दोनों जगह चल सकता है, जहां से अबेट किया गया और जहां उस अबेटमेंट के फलस्वरूप काम किया गया, ऑफेंस किया गया। मगर अबेट तो किया गया मगर वहां ऑफेंस नहीं किया गया दूसरी जगह पे, तो वहां नहीं चलेगा। तब जहां एबेटमेंट किया गया है सिर्फ वहीं चलेगा, ऐसा सेक्शन 180 सीआरपीसी में कहा गया है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मे नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय ए कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन द ऑफेंस वाज कमिटेड और द एक्यूज्ड पर्सन इज फाउंड। मैं कुछ ऑप्शंस देने जा रहा हूं कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑफेंस है जो जहां ऑफेंस हुआ वहां तो चलेगा ही, उसके अतिरिक्त जहां वो ऑफेंडर पकड़ा जाएगा वहां भी वो ऑफेंस चल सकता है। मगर इनमें से कौन सा केस है जहां अभियुक्त पकड़ा जाएगा वहां ऑफेंस नहीं चलेगा? तो ऑप्शन नंबर 1 है एनी ऑफेंस ऑफ बीइंग ठग, 2 है मर्डर कमिटेड बाय ए ठग, 3 है डकैती, 4 है डकैती विद मर्डर, 5वां ऑफेंस है बिलोंगिंग टू ए गैंग ऑफ डकैट्स, और 6ठा ऑप्शन है स्केपिंग फ्रॉम कस्टडी, और 7वां ऑफेंस है मर्डर। इन 7 ऑफेंस में से कौन सा ऐसा ऑफेंस है जो वहां नहीं होगा जुरिडिक्शन, जहां अभियुक्त पकड़ा जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 7
यानी मर्डर। सेक्शन 181 सबसेक्शन 1 ऑफ द सीआरपीसी में ऐसा प्रावधान है। यानी बाकी ऑफेंसेस जितना मैंने बोला 6 ऑफेंस, उसमें जहां अभियुक्त पकड़ाएगा वहां भी उसका ट्रायल चल सकता है, उस कोर्ट को भी जुरिस्डिक्शन होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, ए एक्यूज कमिट्स थेफ्ट ऑफ ए फैन, पंखा चोरी करता है ए, एट प्लेस एक्स, एक्स स्थान पे, एंड सोल्ड्स इट टू बी, जाके बेच देता है बी को, एट प्लेस वाई, वाई पे। हु परचेजेस फैन नोइंग इट टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी कैन बी ट्राइड एट प्लेस एक्स इफ द फैन इज रिकवर्ड फ्रॉम बी, बीज पोजेशन एट प्लेस वाई। तो कह रहा है कि एक्स स्थान पे चल सकता है उसका ट्रायल जहां से चोरी किया गया था, जबकि वो रिकवर हुआ है वाई स्थान पे बी के पोजीशन से। तो इसका आंसर है यस, दोनों जगह चल सकता है, जहां से चोरी की गई थी, किया गया था पंखे की चोरी की गई थी, और जहां से वो रिकवर हुआ। तो बी में बी ट्राइड एट प्लेस एक्स और एट प्लेस वाई, ऐसा सेक्शन 181 सब क्लॉज सबसेक्शन 3 में कहा गया है। फिर यहीं पे एक चीज और है, सिमिलर विल बी इन केस ऑफ ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 181(4) सीआरपीसी में है कि क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में भी जहां से सामान रिकवर होगा वहां भी चल सकता है, और जहां क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएट किया गया वहां भी चल सकता है। ऐसी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में भी, यानी 406 का ऑफेंस है, तो जहां 406 किया गया वहां, और जहां से वो प्रॉपर्टी रिकवर होगी वहां भी ट्रायल चल सकता है 181(4) सीआरपीसी के मुताबिक। 8वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट विद इन द डेफिनेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी प्रॉपर्टी है जो जिस ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। तो पहला है, पोजेशन हैज़ बीन ट्रांसफर्ड बाय थेफ्ट, चोरी करके अगर किसी को दिया गया है तो वो प्रॉपर्टी स्टोलन मानी जाएगी कि नहीं। दूसरा है, और बाय एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन के माध्यम से किया गया है। तीसरा है, और बाय रॉबरी, रॉबरी के माध्यम से वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है। और बाय डकैती, और पांचवा है, फॉर और प्रॉपर्टी विच हैज़ बीन क्रिमिनली मिसअप्रोप्रिएटेड, और छठा ऑप्शन है, और इन रिस्पेक्ट ऑफ विच क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैज़ बीन कमिटेड। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ऑफेंस है, जिसमें जो प्रॉपर्टी गेन की गई है उसको स्टोलन प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, दैट इज डकैती, सेक्शन 410 ऑफ द आईपीसी में ऐसा है। यानी चोरी की संपत्ति, मतलब थेफ्ट से अगर कोई प्रॉपर्टी ली गई है तो स्टोलन प्रॉपर्टी है, एक्सटॉर्शन से है तब भी स्टोलन है, रॉबरी से है तब भी स्टोलन है, और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन से वो प्रॉपर्टी है तब भी, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से है तब भी वो स्टोलन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है। मगर डकैती से अगर वो प्रॉपर्टी प्राप्त की गई तो स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं समझा जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। कहता है क्या है, अ मैरिड वुमेन हु वॉज रिजाइडिंग विद हर हस्बैंड इन दिल्ली, she contracted subsequent marriage having concealing first marriage with a man residing in Mumbai. Thereafter, her first husband moved from Delhi and took permanent residence at Kolkata. Now he wants to file a case against his wife. सवाल है, suggest the place of the occurrence and jurisdiction of court where it could be tried, and sections of the offense made out, and can he be suggested to file a FIR। एक बार थोड़ा हिंदी में भी बोल देता हूं, जबकि मैं जानता हूं आप इंग्लिश समझ रहे हैं। कहा जाता है कि एक महिला है जो मुंबई में अपने पति के साथ रहती है, और अपने पहले मैरिज को छुपा के, नहीं, दिल्ली में रहती है, और अपने पहले मैरिज को छुपा के वो दूसरी व्यक्ति से शादी कर लेती है जो मुंबई में रहता है। और इधर जो इसका पहला पति था वो अपना सब सामान उमान बेच के दिल्ली में चला जाता है कलकत्ता परमानेंट रूप से रहने के लिए। अब सवाल ये है आपका कि वो आया है कि वो अपनी पत्नी पे केस करना चाहता है, तो कहाँ पे जुरिस्डिक्शन बनता है, एक बात। दूसरी बात, कौन सा ऑफेंस किया उसकी पत्नी ने, और तीसरी बात, क्या उसको FIR करने के लिए कहा जा सकता है, सजेशन दिया जा सकता है। तो उसका आंसर ये है कि इट कुड बी ट्राइड एट दिल्ली एज वेल एज एट मुंबई, बट इट कुड नॉट बी ट्राइड एट कोलकाता। ठीक है, तो दिल्ली में जहां वो पहले पति के साथ रहती थी वहां ट्रायल हो सकता है उसका, और जो दूसरी शादी करके वो मुंबई चली गई तो मुंबई में भी उसका ट्रायल चल सकता है। मगर पहला पति जो सब सामान बेच के कलकत्ता चले गया वहां नहीं चल सकता है। यहाँ थोड़ा सा उलट दे, अगर पति ने ऐसा किया होता कि पहली शादी छुपा के
और दूसरी शादी कर लिया होता और पत्नी दिल्ली से बेच के कलकत्ता चली गई होती पहली पत्नी, तो वो कलकत्ता में भी कर सकती थी, मगर पति नहीं कर पाएगा कलकत्ता में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हो गया। दूसरा ऑफेंस कौन सा मेड आउट हो रहा है, तो ये 495 का ऑफेंस मेड आउट हो रहा है, 494 नहीं, 495 ऑफ द आईपीसी का ऑफेंस मेड आउट होता है। और मैंने पूछा कि क्या उसको एफआईआर करने का सजेशन दिया जा सकता है, तो आंसर इज नो। क्यों नहीं, क्योंकि 495 नॉन कॉग्निजेबल है। ठीक है, अब आता है आपका 10th क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन हु वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम पटना टू लखनऊ बाय ए ट्रेन फाउंड दैट आफ्टर रीचिंग लखनऊ स्टेशन हिज लगेज वाज नॉट देयर बिकॉज सम अननोन पर्सन्स हैव कमिटेड थेफ्ट इन द कोर्स ऑफ जर्नी। विच कोर्ट विल हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई द ऑफेंस। भाई पटना से लखनऊ गया, लखनऊ जब पहुंचा तो देख रहा है उसके अटैची गायब है, लखनऊ जाके उसको पता चला। अब सवाल ये है कि वो केस कहाँ करेगा, पटना में करेगा कि लखनऊ में करेगा। तो इसका आंसर है जहाँ जहाँ से ट्रेन गुजरी है उन सभी स्टेशन में वो केस कर सकता है, वहाँ उसका ट्रायल चल सकता है। ऐसा सेक्शन 183 सीआरपीसी में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, हु मे डायरेक्ट दैट एनी केस committed for trial in any district may be tried in any sessions division irrespective of the provisions given for trial of a case। कह रहा है कौन इस बात के लिए ऑथराइज्ड है कि कोई केस कहीं चल रहा है वहां से हटा के उसको किसी एक जगह किसी दूसरी जगह चला दिया जाए। तो इसका आंसर है स्टेट गवर्नमेंट, प्रोवाइडेड दैट सच डायरेक्शन इज नॉट रिपेग्नेंट टू एनी डायरेक्शन previously issued by the High Court or the Supreme Court। सेक्शन 185 सीआरपीसी में ऐसा है। ठीक है भाई, आपने देखा भी ये चारा घोटाला का केस था, उसको उठा के सबको भेज दिया, कहाँ चलेगा, झारखंड उस समय था, दुमका में चलेगा, चाहे कहीं भी हो चारा घोटाला हुआ हो। तो ये स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, उसका ट्रायल कहीं कर सकता है, करवा सकता है। जरूरी नहीं है कि ये जो प्रोविजंस दिए हैं 177 से लेके 189 तक में उसके मुताबिक ही हो, इसलिए 185 में स्टेट गवर्नमेंट को पावर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेयर टू और मोर कोर्ट्स हैव टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द सेम ऑफेंस एंड द कोर्ट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट, देन हु विल डिसाइड दैट वेयर द इंक्वायरी और ट्रायल शैल टेक प्लेस। कहा जा रहा है एक ही ऑफेंस का दो अलग अलग स्टेट्स में कॉग्निजेंस हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सा हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि केस कहाँ चलना चाहिए। दो अलग अलग कोर्ट्स ने कॉग्निजेंस ले लिया, तो इसका आंसर है इट विल बी डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज एपिलेट क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन द प्रोसीडिंग वेयर फर्स्ट कमेंस्ड। कहता है जिस हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में पहले एफआईआर किया गया होगा वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि कहाँ चलेगा वो केस, किस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन होगा ट्रायल करने का। इसका सेक्शन 186B है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, कहता है विच कोर्ट हैज पावर टू इशू समन और वारंट फॉर ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड लोकल जुरिस्डिक्शन। कह रहा है कि एक कोर्ट है, उसके जुरिस्डिक्शन में क्राइम नहीं हुआ, कहीं और क्राइम हुआ है, और उस अभियुक्त को समन या वारंट इशू करना है, तो वो किस कोर्ट को पावर होगा। तो आप देखिएगा सेक्शन 187 में लिखा है जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो व्यक्ति जहाँ का रहने वाला होगा उस कोर्ट को होगा पावर कि उसको समन इशू कर दे, और समन पे उसको बुला के फिर अगर बेल देने लायक है तो बेल दे देगा, बेल देने लायक नहीं है तो उसको कस्टडी में लेके उस कोर्ट के पास ट्रांसफर कर देगा जिसको जुरिस्डिक्शन है। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अगेन थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर इंटरव्यू।